हौसला मन में हो तो भैया एक दिन किस्मत भी ऐसी पलटी मार देगी, मंजिल सीधा आपके कदमों में आ टपकती है। कुछ ऐसा ही मामला है। नमस्कार दोस्तों, फ़िलहाल मैं मौजूद हूँ ब्रज विश्वविद्यालय और साथ ही देख पा रहे हैं ये सपना तो शुरुआत में फ़ौज की नौकरी में लग गए, लेकिन सपना था पीएचडी करने का और आखिरकार इन्होंने फ़ौज की नौकरी को त्याग करके पीएचडी का सपना पूरा किया। अभी ब्रज विश्वविद्यालय में अपनी सेवाएँ दे रहे हैं। जान लेते हैं। भैया क्या नाम है आपका? मेरा नाम सर डॉक्टर लक्ष्मी सिंह है। कहाँ के रहने वाले हो? मेरा गांव नगला बहुआ है, जो नदबे तहसील में आता है। जो आपने पीएचडी प्राप्त किया भरतपुर संभाग में, दोस्तों ये भी बहुत बड़ा अपने आप में ये है कि भरतपुर संभाग में एकमात्र ऐसे छात्र हैं जिन्होंने पीएचडी उपाधि प्राप्त की है। तो बताइए सर, मेरा तो मानना यह है कि पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान के क्षेत्र में काफ़ी अपने भरतपुर के युवाओं में अभी जानकारी नहीं है। तो इस माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से मैं ये संदेश देना चाहता हूँ कि पुस्तकालय विज्ञान के क्षेत्र में भी बच्चे अपना भविष्य बना सकते हैं। इसमें डिप्लोमा से लेकर के बैचलर, मास्टर्स और पीएचडी तक भी अपने शोध क्षेत्र के माध्यम से भी बच्चे अपनी शिक्षा के क्षेत्र में, पुस्तकालय के क्षेत्र में, आईटी के क्षेत्र में भी अपनी सेवाएं दे सकते हैं और अपना उज्जवल भविष्य बना सकते हैं। जब आपकी नौकरी फौज में लग गई तो फिर आपने फौज की नौकरी क्यों छोड़ा? क्योंकि आपके समय तो ये सोचते भैया कैसे भी नौकरी मिल जाए, अगर फौज की नौकरी को बहुत ज़्यादा अप्रोच किया करते थे। सर, मेरा क्या है, कांस्टेबल में जाने का विचार था, बट मेरा किसी कारण हाइट की वजह से प्रॉब्लम थी। जब मेरा कुक में सिलेक्शन हुआ था करीब 2003 में, मैंने 10वीं पास की थी उसी टाइम ही, तो मुझे वो नौकरी थोड़ी सी पसंद नहीं आई। अगर मेरा कांस्टेबल में होता, जीडी में होता, तो मैं अवश्य नौकरी को करता। उसके बाद में मैंने पुस्तकालय में सूचना विज्ञान के क्षेत्र में ही मैंने अपना भविष्य बनाने का ये इरादा किया। क्योंकि भरतपुर ज़िले के अंदर क्या मैं देखता हूँ, लगभग संभाग में ही कोई स्टाफ की बहुत कमी है पुस्तकालयों में। और जहाँ तक है, बुक्स हैं अलमारियों में रैक्स पर रखी रहती हैं, ना तो उनको कोई बच्चों को हैंडओवर की जाती हैं, ना इश्यू की जाती हैं, रिटर्न की जाती हैं। किसी भी तरीके का कोई स्टाफ की कमी को देखते हुए मैंने सोचा कि मैं पुस्तकालय विज्ञान के क्षेत्र में अपना कैरियर बनाऊं और आने वाली युवा पीढ़ी को पुस्तकालय के माध्यम से शिक्षा के क्षेत्र में जोड़ने का प्रयास करूं। देखा जाता है ग्रामीण क्षेत्रों में संसाधनों का काफ़ी अभाव रहता है, तो किन इन परिस्थितियों काफ़ी चुनौतियाँ भी रहती हैं, क्योंकि उस समय जब आप बता रहे हैं कि आवागमन के भी इतने साधन नहीं थे, तमाम तरह की ग्रामीण क्षेत्रों में समस्याएं थी, तो किस तरह से उन समस्याओं को पार किया? सर, परेशानियाँ तो मनुष्य के जीवन में आना अनिवार्य है, लगभग सभी के आती हैं। मेरी भी आर्थिक परिस्थितियाँ ऐसी हैं कि करीब 2020 से पिताजी कैंसर पेशेंट थे। करीब 68 कीमोथेरेपी उनको कंप्लीट हो चुकी थी। अभी 15 अप्रैल 2025 को उन्होंने अंतिम सांस छोड़ी है। माँ भी 2020 में ही आँखों से अंधी हो गई और बड़े बड़े भाइयों की शादी हो गई। उसके बाद में किसी का भी कोई सानिध्य नहीं मिला, सब अपने अपने अलग होते गए। तो मैंने माँ बाप के साथ रह कर के अपनी सेवाएं जारी की और ये उन्हीं का आशीर्वाद है जो आज मैं आपके बीच में हूँ और अपनी सफलता को खुशी के साथ में जाहिर कर रहा हूँ। अभी अगर डी भरतपुर ज़िले की बात करें तो लाइब्रेरी की वो व्यवस्था नहीं है जो आपने हमें दिखाई है, हालांकि उसे हमें भी ऑफिशियल नहीं कर सकते हैं क्योंकि आपकी भी एक बाध्यता है। तो क्या लाइब्रेरी से क्या संदेश देना चाहते हैं? सर, पुस्तकालय के माध्यम से मैं संदेश देना चाहता हूँ कि आने वाली जो युवा पीढ़ी है, अपने कैंपस में जो बच्चे प्रवेश ले रहे हैं, इनके लिए तो बड़ी सौभाग्य की बात है। क्योंकि मेरे टाइम में 2002 से लेकर के और 2015-16 तक का जो भी मेरा टाइम रहा है अध्ययन का, उसमें इतनी सुविधाएं नहीं थी। आज मैं बच्चों को अगर फिजिकल रूप में बुक्स नहीं है तो मैं उनको ऑनलाइन मोड में भी शिक्षा के क्षेत्र में उनको कुछ कंटेंट दे सकता हूं, जिससे वो अपनी शिक्षा की अध्ययन की पूर्ति कर सकते हैं। तो आने वाले समय में माना जाए कि कहीं ना कहीं ब्रज विश्वविद्यालय विवादों में रहा है, निश्चित तौर पर अब छात्रों के हित में भी कार्य करेगा। जी बिल्कुल, पुस्तकालय के माध्यम से मेरा हर संभव ये प्रयास रहेगा कि आने वाले समय में बच्चों को ऑनलाइन कंटेंट के माध्यम से, जहाँ भी उनको फालतू जो टाइम में बच्चे वेस्ट करते हैं, इधर उधर बैठते हैं, तो पुस्तकालय में आएँ और बच्चे अपना कैरियर बनाएं। जो भी है, ऑनलाइन है, ऑफलाइन सिस्टम है, जो भी है, मतलब बच्चे बैठे नहीं रह सकते। युवा साथियों को क्या संदेश देना चाहोगे? युवा साथियों को ये संदेश है कि विश्वविद्यालय कैंपस में आकर के और पुस्तकालय देखें। पुस्तकालय में बच्चे फ्री ऑफ कॉस्ट जो भी उनको बुक्स अवेलेबल हैं वो पढ़ें, कंटेंट हैं ऑनलाइन के माध्यम से वो पढ़ें। और पुस्तकालय में भी वो फ्यूचर बनाना चाहते हैं तो मैं 24 घंटे उनके लिए सेवा में हाजिर हूँ। पुस्तकालय के माध्यम से मैं उनके लिए पढ़ाई में जो भी मेरे लायक जो भी सेवाएँ हैं, सुविधाएँ उपलब्ध करा सकता हूँ, मैं करने को तैयार हूँ। अच्छा, अभी आपने एक चीज़ कही थी भैया, मेरी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी, तो जबकि पीएचडी तो बहुत
महंगी होती है, फिर किस तरह से आपने इसको मैनेज किया? सर मैं पिछले 2019 से विश्वविद्यालय ज्वाइन कर रखा है। उस टाइम मुझे 21,700 का पेमेंट विश्वविद्यालय से मिलता था। तो अपनी रोजी रोटी को चला करके, अपने खर्चों से बचत करके, तो 6 महीने में करीब 50,000 रुपये फ़ीस देनी होती है। तो टाइम टू टाइम वो फ़ीस भी दी है और करीब 3 लाख रुपए की फ़ीस है 3 साल में। तो वो मैंने यहाँ से बचत करके, और मैं विश्वविद्यालय का शुक्रगुजार हूँ कि विश्वविद्यालय में रहते हुए मैंने अपना ये शोध कार्य पूरा किया है और अपना रिसर्च को कंप्लीट करके, और आगे के लिए मैं बच्चों को शिक्षा के माध्यम से ही जोड़ना चाहता हूँ। निश्चित तौर पर दोस्तों, भरतपुर के लाल ऐसे ही लाल नहीं कहे जाते हैं। कड़ी मेहनत, कड़ी तपस्या की। आप सोचिए कि यूनिवर्सिटी में 21,000 रुपये प्रति माह की नौकरी की, उसमें घर खर्च भी चलाया। पिताजी कैंसर से पीड़ित थे, माँ आँखों से अंधी हैं, सभी को बरकरार साथ लेकर के चले। हालांकि पिता का देहांत हो गया, फिर भी हिम्मत नहीं आ रही और आखिरकार अपनी जो मुकाम हासिल करना था उसे हासिल कर लिया। और युवाओं के लिए एक अच्छा सा संदेश दिया है कि भैया मेहनत करते रहो, जीवन से कभी हार मत मानिए। वीडियो को शेयर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।